अंधेरे में से गुर्राती हुई आवाज बुलंद हुई। इस वक्त तक जाल रुक चुका था। हम जफर भाई के मेहमान हैं, मैंने भराई हुई आवाज में कहा। उन्हीं की तलाश में इधर आए हैं। वे गलतफहमी की वजह से हमसे बिछड़ गए थे और अभी तक लापता है। बकवास बंद करो। हमारे सामने खड़ा हुआ आदमी अपनी राइफल की नाल उठाते हुए उससे क्या में बोला, शराफत से अपने हथियार निकाल कर फेंक दो, वरना मार मार कर भुरकस निकाल दिया जाएगा। फिक्रा खत्म करके उसने अपने हल्क से एक हल्की सी आवाज निकाली और करीबी दरख्त से वही बंदर जो फरार हुआ था हम पर आकर कूदा। हम जाल में घिरे हुए थे और वो बंदर हमारे जिस्मों पर उछल कूद कर रहा था। हमारे हाथ पैर उस बुरी तरह जाल के फंदों में उलझे हुए थे कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत भी नहीं कर सकते थे। बस इधर उधर करवटें बदल कर खुद को बंदर से बचा सकते थे। चंद मिनट के बाद जाल की रस्सी को उस हद तक ढीला कर दिया गया कि हम बदिक्कत तमाम अपने कदमों पर खड़े हो गए। बंदर एक मरतबा फिर अंधेरे में गायब हो गया था। स्पेशल टास्क फोर्स वाले जफर भाई कहाँ हैं? मैंने एक मरतबा फिर हाँक लगाई। चलो। अंधेरे में खड़े हुए आदमी ने मेरी बात सुनी हंसुरी करते हुए कहा, तुमने जरा सी भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो रस्सी को झटका देकर तुम्हें गिरा दिया जाएगा और इस बार हम सब मिलकर ठोकरों से तुम्हारी तवाज़े करेंगे। जाली का दूसरा सिरा अंधेरे में गायब था। हमारे सामने खड़े हुए शख्स ने अपनी पतलून की बेल्ट के साथ लगी हुई सर्च लाइट रोशन कर दी और हमारे सामने से हटकर हमें एक तरफ चलने का हुक्म दिया। रोशनी ऐसे रुख से डाली जा रही थी कि जाल का मुंह बदस्तूर अंधेरे में था। वो एक अजीब तजुर्बा था। कदम कदम पर मुंह के बल नीचे गिरने का खतरा महसूस हो रहा था। जाल को सिर्फ इतनी ढील दी जा रही थी कि हम पूरे जाल को घसीटते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ सके। करीब यह था कि बंदर की उछल कूद के बाद हम पर कोई और तशद्दुद नहीं किया गया था। इमारत के दाखिल दरवाजे के जरिए हमें कुशाह एक कमरे में पहुंचाया गया जो अपने वजह के एतबार से कोई दफ्तर मालूम हो रहा था और बड़ी मेज के अकम में रखी हुई घूमने वाली कुर्सी पर जफर विराजमान था। उसके जेवरों से बरहमी नुमाया थी। उसके सामने मेज पर एक क्लैशनकोफ रखी हुई थी। कमरे में एक चौबी स्टूल पर पेट्रोमैक्स लैंप जल रहा था। शायद वह इमारत बिजली की सहूलत से महरूम थी और पिछली खिड़की से नजर आने वाली रोशनी पेट्रोमैक्स लैंप ही की थी। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी सूरत नजर आई। मैंने जफर पर निगाह पड़ते ही तशक्कुर अमेज लहजे में कहा, तुमसे बिछड़कर हम तो बेशुमार दुश्वारियों में घिर गए हैं। शट अप, अब ये ड्रामेबाजी ज्यादा देर नहीं चल सकेगी। वो मेज पर मुक्का मारते हुए उतारा, आज मैं तुम दोनों को अपने हाथों से ज़िबा करके तुम्हारी लाशें किसी वीराने में फेंकवा दूंगा। शायद वीरा की गैर जिम्मेदारी ने तुम्हें हमारी तरफ से बदसन कर दिया है। मैंने मसालिहाना लहजा बरकरार रखते हुए कहा, इसके लिए तुमसे माफी मांग लेगी। दरअसल मैंने जाती वजूह की बिना पर इसे तुम्हारी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बताया था। मेरी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट के बारे में तुम क्या जानते हो? वो मेरी बात काट कर फाड़ खाने वाले अंदाज में घुराया, और इन मालूमात में तुम्हारा कौन कौन शरीक है? अव्वल खान और शायद तुम्हारे बड़े। मैंने मोहतात लहजे में कहा, लेकिन बात आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना पसंद करूंगा कि ये क्या मकाम है। मुझे यहाँ दूर दूर कोई STF वालों की मौजूदगी के आसार नजर नहीं आ रहे। ये वीराना तो किसी नाजी। उसने दोबारा मेरी बात काट दी। इस वक्त तुम्हारी पसंद और मर्जी की कोई अहमियत नहीं है। तुम मेरे कैदी हो और तुम्हें सिर्फ मेरे सवालों के जवाब देने हैं। तो फिर पुरजोश अंदाज में अपने सीने पर हाथ मारते हुए बोला, मैं STF हूँ। मेरे इस दावे पर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। मेरी हैसियत में तुम्हारी गर्दन भी तोड़ सकता हूँ। मगर क्यों? तुमको हमसे क्या शिकायत है? मैंने सवाल किया। जिंदा या मुर्दा, मुझे हर कीमत पर सैंते का सैलो दरकार है। मुझे मालूम है कि वीरा उसकी पनाहगाह से जरूर वाकिफ होगी। मैं उस लड़की को उसकी बदतमीजी की सजा ही कर रहा हूँ। वो गायब है। वीरा बोली, मैं जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारे और तुम्हारे आदमियों की नजर में हूँ। उसने तुम्हारे साथ क्या बदतमीजी की है? अल्बर्टू ने अचानक ही दांत पीस कर कोई अजनबी जुबान बोलनी शुरू कर दी और वीरा के चेहरे पर हल्की सी तमस्कर अमेज मुस्कुराहट फैल गई। आखिरकार तुम्हारे असाब जवाब दे ही गए। उसके खामोश होने पर वीरा ने उर्दू में फातिहाना अंदाज में कहा, वो मुझे नहीं मिली है, मगर वो मेरे ही इमाम पर यहाँ आई थी। मुझे पहले ही शुबा था कि तुम जफर नहीं बल्कि अल्बर्टो हो। तुम्हारे अतराफ के बाद मुझे पूरा अंदाजा हो गया है कि ये तुम्हारा जाती कैंप है और तुम किसी साजिशी इरादे से हमें यहाँ लेकर आए हो। मैंने इस इंकिशाफ पर शदीद हैरत का मुजाहरा किया, लेकिन अल्बर्टो इस वक्त सिर्फ वीरा की तरफ मुतवज्जा था। मैंने कनखियों से जायजा लिया कि हमारे जाल का दहाना इस कमरे के दरवाजे से बाहर था और कमरे में हम तीनों के अलावा कोई और मुतनफ़िस मौजूद नहीं था। हमें वहां तक लाने वाला भी उस कमरे से बाहर ही रुक गया था। हैरतनाक बात यह थी कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद अल्बर्टो के साथियों में से सिर्फ एक शख्स ही हमारे सामने आया था जो मकामी था। दूसरे की आवाज सुनाई दी थी। मुझे इब्तिदा से ही से खतरा था कि तुम किसी भी वक्त मेरे रास्ते में दीवार बन सकती हो। अल्बर्टो नफरत अमेज लहजा में कह रहा था, मैं STF को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें ठिकाने लगाने के बाद मैं सेंते का सैलो को भी ढूंढ निकालूंगा। इसके बाद मेरी राह में कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी। ये तुम्हारी खाम ख्याली है अल्बर्टो। मैंने उसे घूरते सर लहजे में कहा, तुम जो दावे चाहो करते रहो, लेकिन STF में वापसी की बात न करो। हम दोनों भी बहुत सोच समझ कर तुम्हारे साथ आए हैं। जब तुमने अपने ड्राइवर को भी वापस किया तो हमने तुम्हारा इरादा भांप लिया था। हम पूरे हिसाब किताब के साथ यहाँ आए हैं और इस बार हमारा हिसाब किताब गलत नहीं हो सकता। वो इस्तेज़ाइया अंदाज में जोर से अंसार लगड़ाता हुआ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कुछ देर पहले मेरे ताज़ा फिंगरप्रिंट्स लिए गए।
तो मैं वाकई परेशान हो गया था, लेकिन अब तुम लोगों के सारे कार्ड्स मेरे सामने हैं। मेरी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट इत्मीनान बख्श है। तुम दोनों के जहन्नुम वासिल की जाने के बाद सेंते का सैलू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अव्वल खान तुम्हारे सहारे चलता है, तुम्हारे बाद उसकी भी कमर टूट जाएगी। वो अकेला हुआ तो मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं साबित कर सकेगा और मैं तुम्हारे एटमी मंसूबों को खंडरात में बदल डालूंगा। बंदरों की मदद से? वीरा ने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में सवाल किया। हाँ, बंदरों की मदद से। वो गुस्से में आ गया। बंदरों पर कोई शुबा भी नहीं कर सकता। मेरे 3 बंदर काहोटा की वादी में दिन रात दंदनाते फिरते हैं और उनके जिस्मों में नस्ब इंफ्रारेड कैमरे लासिल के निजाम के तहत हैरतनाक तस्वीर भेजते रहते हैं। बल्यूकराज डील को बचाकर तुम लोगों ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। जिस दिन उस एटमी खेप का आखिरी ट्रेलर काहोटा पहुंचेगा, वही बंदर बर्बादी का सामान उस ममनू वादी में ले जाएंगे और फिर तुम लोगों का इस्लामी बम का सुनहरा ख्वाब हमेशा के लिए बिखर जाएगा। किसी भी आम आदमी की तरह अपने कारनामों और बड़ाई का इजहार करना अल्बर्टो के खून में शामिल था। वो वीरा के तेज दिलाने पर अपने अजाइम पर रोशनी डाल रहा था, इसलिए मैंने उन दोनों की गुफ्तगू में दखल देना मुनासिब न समझा और किसी अहमक की तरह मुंह खोले जाल में खड़ा रहा। फिर वो खबरें दुरुस्त ही मालूम होती हैं कि कर्नल जैसी जोन्स अमेरिका के नस्ल परस्त यहूदियों के हाथों बिक गया है। वीरा ने उस पर अगला कार्यवार करते हुए कहा। वो एकदम चौंक पड़ा। कहाँ की खबरें? सारे मामला नहायत राजदारी से तय हुए थे। तुम बिला वजह बेपर क्यों उड़ा रही हो? गिने चुने लोगों के अलावा किसी को इस मिशन की भनक भी नहीं है। खबरें ना होती तो हमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट से चेक कराने की जरूरत पेश ना आती। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ज़हन का फतूर मालूम होता है, क्योंकि बगोटा में तुम मुझे और जफर को यकजा देख चुकी थी। अब मैं तुम्हारे शैतानी ज़हन को हमेशा के लिए गहरी नींद सुला दूंगा। तुम्हारी दर्दनाक मौत के बाद कोई भी इन तमाम कड़ियों को यकजा करके मेरी जात पर शुबा नहीं कर सकेगा। शायद तुम्हारे फरिश्तों को भी इल्म नहीं होगा कि इस डील के बाद हम दुनिया भर के बकेड़ों से आजाद हो चुके हैं। डेविड स्टार्स अरब पति यहूदियों का टोला है। वो दुनिया भर में किसी को भी खरीद लेने की भरपूर इस्तिताअत रखते हैं। वीरा ने सुकून से टुकड़ा लगाया। डेविड स्टार के नाम पर अल्बर्टो का मुंह खुला और फिर बंद हो गया। वीरा के खामोश होने पर वो सर लहजा बोला, तुम बहुत कुछ जान चुकी हो। तो मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि हमें खतीर मुआवजा ही नहीं मिला, बल्कि इसराइल से बाहर भेजी जाने वाली हेरोइन की एजेंसी भी मिल गई है और ये उम्र भर का खुफिया सौदा है। हेरोइन? अब वीरा की चौंकने की बारी थी। ये वाकई मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन तुम अपना ये सब कच्चा चिट्ठा मुझे क्यों सुना रहे हो? क्योंकि तुम मरने वाली हो। तुम्हें ये बातें बताते हुए मेरी अना को तस्कीन मिल रही है। पाकिस्तान की सरजमीन पर मेरे इन कारनामों को सराहने वाला कोई नहीं है। तल अबीब के मुजाफात में सरकारी तौर पर हेरोइन बनाने की इस फैक्ट्री के बारे में मैंने ही कर्नल जेसी जोन्स को बताया था। इसराइली इस फैक्ट्री को अपनी एटमी सरगर्मियों से भी ज्यादा राजदारी से चला रहे और उनकी तैयार की हुई बेहतरीन क्वालिटी की हेरोइन तैयार शुदा अदवायात के साथ बड़ी बाकायदगी से बरामद की जाती है। हेरोइन से हासिल होने वाले खतीर ज़र मुबादला से इसराइल की माईशत दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही है, क्योंकि उसका एक पैसा भी कहीं खुर्द बर्द नहीं होता। तुम एतराफात किए जाओ, लेकिन हमें मारना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैंने मौका की नजाकत बांधते हुए गुफ्तगू में दखल अंदाज होना जरूरी समझा। मुझे कौन रोक सकेगा? वो शेखी के साथ बोला। मेरा एक बरस तुम दोनों को फना कर देगा। जो कुछ हम जानते हैं वो अव्वल खान के इल्म में भी है। मैंने सर लहजे में कहा, हमारे गायब होते ही वो तुमको अपने चुंगल में ले लेगा और तुम्हें कहीं अमान नहीं मिल सकेगी। वो मेरा बाल बीबी का नहीं कर सकेगा। अल्बर्टो को गुस्सा आ गया। मैंने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ STF में अपनी जड़ें बनाई हैं। कोई भी उसके हज़ियान पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन तुम्हारे दोनों हाथों की जिल्द पर प्लास्टिक सर्जरी के निशानात दरियाफ्त होने के बाद सूरत-ए-हाल यकसर बदल जाएगी। तुम ताउन ज़्यादा चूहे की तरह नालियों में घिसते फिरोगे और तुम्हें कहीं अमान नहीं मिल सकेगी। मैंने पुरस्कून लहजे में कहा। इस बार अल्बर्टो न सिर्फ चौंका बल्कि उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। वो एक गहरा सांस लेते हुए बोला, तुम लोग वाकई बहुत दूर तक चख चुके हो। जो तबाही आनी है वो हर हालत में आकर रहेगी, लेकिन मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता। वो मेज पर पड़ी हुई कलाशनकोफ उठाने के लिए झुका। कलाशनकोफ में मैगजीन चढ़ा हुआ था। उसकी उंगली की एक ही जुम्बिश हमें खून में न ला सकती थी। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं था। जिस वक्त अल्बर्टो पूरे इन हिमाक के साथ वीरा से गुफ्तगू करने में मसरूफ था, तो मैंने जाल की ढील का फायदा उठाते हुए अपने जिस्म को हिला जुलाकर कदर बेहतर पोजीशन बना ली थी। मैंने अल्बर्टो की चंद सानियों की गफलत से फायदा उठाते हुए फुर्ती के साथ अपनी जेब से बीम गन निकाल ली। मैंने बीम गन बुलंद की ही थी। अल्बर्टो ने उसकी झलक देख ली और एक तेज गुस्सीली चीख के साथ मेज के पीछे गिर गया। मैंने उसी लम्हे बीम गन चलाकर पेट्रोमैक्स लैंप का खात्मा कर दिया और कमरे में घूर अंधेरा फैल गया। उसी के साथ वीरा ने खुले हुए दरवाजे की तरफ फायर चौंक मारा। शायद वो भी मौका की नजाकत को भांपते हुए अपना पिस्तौल निकाल चुकी थी। फिर दो वाकयात बैक वक्त हुए। अल्बर्टो ने अंधेरे कमरे में पोजीशन संभाल कर हमारे ऊपर कलाशनकोफ का ब्रस्ट मारा। बाहर वालों ने जाल को शदीद झटका दिया और हम दोनों चीखते हुए फर्श पर ढेर हो गए। जाल को तेजी के साथ खींचा जा रहा था। कमरे में सख्त अफरा तफरी फैल गई। अल्बर्टो को गुमान हुआ कि शायद हम उसके ब्रस्ट से शदीद जख्मी होकर चीखे और गिरे थे। वीरा ने न जाने किस तरह उसे उठते हुए देख लिया। एक फायर हुआ और वो कमरा अल्बर्टो की बेसाख्ता चीख से लर्ज उठा। उसी के साथ कमरे में मुतअद्दिद वजनी चीजें गिरने की आवाजें बुलंद हुई।
मैंने घिसटते हुए जाल के अगले हिस्से को काटने के लिए बीम गन का अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू कर दिया। हैरतनाक तेजी के साथ हमारे जिस्मों पर फंदों का खिंचाव कमजोर पड़ने लगा। देखो ये हरामी निकलने न पाए। मेरा दाहिना बाजू जख्मी हो गया है। कमरे में अल्बर्टो हल्के बल चीखा और बाहर उसके किसी आदमी ने बुखलाकर बेमकसद फायरिंग शुरू कर दी। चंद सानियों में वो तमाम वाकयात उस तेजी के साथ रुनमा हुए कि उनमें तकदीम और ताखीर का इम्तियाज करना नामुमकिन था। यूं मालूम हो रहा था जैसे सब कुछ एक साथ हो रहा हो। तारीख कमरे में अल्बर्टो जख्मी हालत में फर्नीचर की आड़ में छुपा हुआ था। बाहर उसके मुसल्ला साथी मौजूद थे। हमें कटते बल्कि जलते हुए जाल में घसीटा जा रहा था। उससे कबल के हम दोनों पुख्ता फर्श पर घसीटते हुए दरवाजे से बाहर निकल जाते। भीमगन की धार ने हमारे आगे तने हुए नायलून के जाल को उस हद तक काट दिया कि हम मुजाहमत करने के काबिल हो गए। एक तरफ मैंने चौखट में पैर अड़ा दिए, दूसरी तरफ वीरा ने दीवार का सहारा लेकर रुकावट पैदा कर दी और उसी के साथ मैंने जाल के रहे से फंदे काटकर उसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। जाल का बेशतर हिस्सा तेजी के साथ आगे से रखता चला गया, जबकि उसका कुछ हिस्सा हमारे जिस्मों से उलझता रह गया। हम दोनों ने बहुत फुर्ती के साथ खुद को कटे हुए जाल से आजाद करा और मैंने भीमगन बाएं हाथ में मुंतकिल करके अपनी जेब से पिस्तौल भी निकाल लिया। वो फैसले की बहुत नाजुक घड़ी थी। अल्बर्टो के पास क्लचनकोफ मौजूद थी, लेकिन उसने अपना दाहिना बाजू जख्मी होने का ऐलान करके बिलवास्ता तौर पर यह एतराफ कर लिया था कि वो फायरिंग करने के काबिल नहीं रहा था। हम उसकी तरफ पेशकदमी करके उसे बासानी जहन्नुम वासिल कर सकते थे, लेकिन खतरा यह था कि कहीं इस स्ना में अल्बर्टो के साथी दरवाजे पर काबिज होकर हमारे फरार का वाहिद रास्ता भी मसदूद न करते और हम अपने असल हरीफ को खत्म करने के बाद खुद भी मौत के चुंगल में फंस जाए। बाहर अल्बर्टो के कितने मुसल्ला साथी मौजूद थे इसके बारे में हमें कुछ इल्म नहीं था। इनमें कम से कम एक शख्स लगातार फायरिंग की जा रहा था और फिजा में तेजी के साथ बारूद की तेज बू फैलती जा रही थी। मैंने फौरन ये अंदाजा किया कि उन मखदूश हालात में अल्बर्टो की हलाकत से ज्यादा अहमियत हमारी सलामती की थी। हम उसके नापाक अजाइम से वाकिफ हो चुके थे और वह खुद भी स्पेशल टास्क फोर्स में वापसी के इम्कानात से मायूस हो चुका था। हम दोनों जिंदा रहते तो बाद में भी एक दूसरे से निमट सकते थे। हम दोनों ने इसी कमरे के दरवाजे के दोनों पटों की दीवार के ओट में पोजीशन ले ली। पार करते हुए बाहर निकलने की कोशिश करो, मैंने सरगोशियाना आवाज में वीरा से कहा। फिर हम दोनों ने खुले हुए दरवाजे से हाथ बाहर निकालकर फायर कर दिए। बाहर से खटपट की पुरशोर आवाजें आई, लेकिन हमारी चलाई हुई गोलियां बारावर साबित नहीं हो सकी। घोर अंधेरे में किसी का निशाना लेना आसान नहीं रहा था। जाल कटने के बाद बाहर वालों को हमारी आजादी का एहसास हो चुका था, इसलिए वो रोशनी के इस्तेमाल से गुरेज कर रहे थे। शायद अकबी कमरे में जलता हुआ पेट्रोमैक्स लैंप भी बुझा दिया गया था, क्योंकि इमारत में गुप्त अंधेरा छा गया था। मैंने रिवाल्वर की ओर से अपना सर आगे निकालकर बैरूनी हिस्से का जायजा लेना चाहा, लेकिन उसी लम्हे कोई भारी वजूद पूरी कुव्वत के साथ में टांगों से अटक रहा। वो झोंक इस कदर शदीद थी कि मैं दीवार का किनारा न थाम लेता तो बुरी तरह पुख्ता फर्श पर ढेर हो जाता। इस हमले में इब्तदाई नाकामी पर वो तरबियत याफ्ता बंदर जरा भी बदल नहीं हुआ, बल्कि किसी जोंक की तरह मेरी पिंडलियों से लिपटकर मेरे पांव उखाड़ने की सरतोड़ कोशिश करने लगा। इस नागाहानी आफत पर मैं चंद लम्हों के लिए बुखला कर रह गया। फिर मैंने महज अंदाजे से पिस्तौल की नाल नीचे झुकाकर फायर कर दिया। बंदर ने एक चीख मारकर मेरी पिंडली आजाद कर दी और फर्श पर तड़पने लगा। मैंने पलटकर जल्लाद के आलम में एक फायर उस मेज की तरफ भी झोंक मारा जिसके पीछे अल्बर्टो पनाह लिए हुए था, और फिजा में उसकी एक हल्की सी चीख गूंज कर रह गई। उसकी आवाज से साफ जाहिर था कि मेरी चलाई हुई गोली ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बस वो अपने इस्तरारी रद्दअमल पर काबू रखने में नाकाम रहा था। बाहर वाला मुख्तसर वक्फों के साथ फायरिंग करके अपना मैगजीन बर्बाद किए जा रहा था, लेकिन मैंने ये बात नोट की थी कि हमारी तरफ से कई रास्त फायर होने के बावजूद उसने दरवाजे की तरफ गोली नहीं चलाई थी। इन लोगों को मालूम था कि अल्बर्टो हमारे साथ फंसा हुआ था और वो ज़हनी तौर पर इस इम्कान से खौफजदा मालूम हो रहे थे कि कहीं उनकी चलाई हुई गोली उन्हीं के सरबराह का मुकद्दर न बन जाए। मैंने हाथ से वीरा को इशारा किया और फुर्ती के साथ सीने के बल फर्श पर लेट गया। इस वक्त तक कमरे में तड़पता हुआ बंदर दम तोड़ चुका था, मगर मेरे ज़हन में यह खौफ जरूर सवार था कि वहां कोई दूसरा बंदर मौजूद हुआ तो बराह रास्त मेरी खोपड़ी पर भी चढ़ सकता था। हम दोनों घुटनों और कोहनियों के बल फर्श पर घसीटते हुए तेजी से आगे बढ़े और अंधेरे से फायदा उठाते हुए नकासी के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। खबरदार जो कोई हरकत की। अंधेरे में से कुछ चिल्लाया, तुम लोग हमारी जद में हो। मेरे बदन में खौफ और दहशत की एक लहर सरायत कर गई। फिर तारीकी में एक इंसानी हेवला पंजों के बल तोड़ता हुआ कमरे की तरफ लपका और दीवार के साथ चिपक कर अंधेरे में मुदगम हो गया। वो एक बेहतरीन मौका था। मैं नहायत आसानी के साथ उसके सीने में पिघला हुआ शीशा उतार सकता था, लेकिन मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ने का फैसला कर लिया। फायर करके मैं उसे तो मार लेता, लेकिन उस अमल के नतीजे में उसके साथी या साथियों को हमारी पोजीशन का अंदाजा हो जाता। वो एक बार ये समझ लेते कि उनका बास हमारे साथ नहीं था तो वो हम पर जहन्नुम का धाना खोल सकते थे, जबकि हम दोनों के पिस्तौलों में गिनी चुनी गोलियां बाकी रह गई थी, जो किसी भी अंधाधुंध मुकाबले में हमारा मुअस्सर दिफा करने के लिए नाकाफी साबित होती और हम पकड़ लिए जाते या मार दिए जाते। बुनियादी मसला वही एक था कि हम इस वक्त नाकाफी तैयारी के साथ दुश्मन के तैयार किए हुए चूहेदान में फंसे हुए थे और दुश्मन के खात्मे से कहीं ज्यादा अहमियत हमारी आजादी की थी। अंदर और बाहर यकसान अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन नकासी के खुले हुए दरवाजे से आसमान नजर आने लगा था।
मैं इसी तरह रेंगता हुआ सीढ़ियां उतर रहा था कि वीरा खुली फिजा सामने देखकर खुद पर काबू न रख सकी। उसने अपने कदमों पर उठकर बाहर भागना चाहा, लेकिन बदकिस्मती से देख ली कि पुरशोर धमाके से एक फायर हुआ और गोली मेरी ऊपर से गुजर गई। वीरा खुशकिस्मती से साफ बच गई थी। वीरा में जंग-ओ-जदल की चालों को समझने का कुछ कुदरती मेलान था। वो कूद कर बाहर निकल गई, लेकिन उसने अंदाजा लगा लिया था कि फायर करने वाला उसके ताक्कुब में जरूर आएगा। उसने बाहर कदम जमाते दीवार की आड़ लेकर अंदर एक फायर कर दिया। किसी की उछल कर गिरने की आवाज आई और मैं भी बाहिफाजत बाहर पहुंच गया। अब वहां रुकना हमारे लिए खतरनाक हो सकता था। हम दोनों ने पूरी कुव्वत से दरख्तों के झुंड की तरफ दौड़ लगा दी और अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को फांदते हुए सीधे निकलते चले गए। अल्बर्टो का कोई आदमी बर वक्त हमारे पीछे आने की हिम्मत नहीं कर सका था। हम दरख्तों में रुकने या छुपने की बजाय उनके पार मैदान में निकलते चले गए। इस वक्त उन लोगों से जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा दूर निकल जाने ही में हमारी आफियत थी। अल्बर्टो के आदमियों की चलाई हुई सर्च लाइट की रोशनी में मैंने जमीन पर गाड़ियों के टायरों के मुतअद्दिद निशानात जरूर देखे थे, लेकिन ये बात हैरान कुन थी कि हमें उस इमारत के कुर्ब-ओ-जवार में कोई गाड़ी नजर नहीं आई थी। वो लोग आबादी बल्कि पुख्ता सड़क से भी बहुत दूर एक उजाड़ वीराने में रह रहे थे। ये बात खासी नाकाबिले फहम थी कि वो अपनी रोजमर्रा जरूरियात का सामान किस तरह लाते होंगे। इस सवाल के दो ही जवाबात हो सकते थे, या तो शहर से उनके लिए कोई और रसद पहुंचाता था, या फिर उन्होंने राजदारी के पेशे नजर अपनी गाड़ी किसी बंद गैराज में छुपाई हुई थी। मेरे लिए वो मसला बहुत आम था। अगर हम पैदल ही फरार होने की कोशिश में लगे रहते और वो लोग गाड़ी लेकर हमारी तलाश में निकल खड़े होते तो हमारी तमाम कोशिशों पर पानी फिर कर रह जाता, क्योंकि उस मकाम से सड़क तक का फासला काफी दूर था और कराइन बता रहे थे कि हम सुबह का उजाला फैलने से पहले सड़क तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। रास्ता कच्चा होने की सूरत में हमारी दुश्वारियां नाकाबिले तसव्वुर हद तक बढ़ सकती थी। पिस्तौलों में बाकी रह जाने वाली चंद गोलियां उन लोगों से किसी दूसरे तसादुम के लिए नाकाफी थी। मैंने वीरा को अपनी तशवीश से आगाह किया तो मुझसे इत्तिफाक करते हुए बोली, वो लोग गाड़ी पर ही निकलेंगे। अल्बर्टो हर कीमत पर हमें दोबारा पकड़ने की कोशिश करेगा। इस भूत बंगले में गाड़ी हो या ना हो, वो लोग STF की गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। अल्बर्टो स्पेशल टास्क फोर्स की हार्ड टॉप जीप में हमें यहाँ लेकर आया था। जीप उसी मकाम पर मौजूद थी जहाँ हमारे तसादुम का आगाज हुआ था, लेकिन उसकी चाबी अल्बर्टो की तहवील में थी। हम दोनों ने अपनी यादाश्त के सहारे अपना रुख उस बरसाती नाले की तरफ कर लिया जिसके जरिए हम जीप तक रसाई हासिल कर सकते थे। अंधेरे में किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जीप के तारों को जोड़कर उसे स्टार्ट करने की कोशिश की जा सकती थी। एक बार इंजन चल पड़ता तो स्टीयरिंग को झटकों की मदद से तोड़ा जा सकता था। अगर हमको कोई कामयाबी ना होती और अल्बर्टो के आदमियों की आमद का खतरा नजर आता तो हम जीप के इंजन को नकारा करके उन लोगों को भी पैदल खिसटने पर मजबूर कर सकते थे। बराबरी से होने वाली उस भाग दौड़ में वो कयामत तक भी हमें नहीं पकड़ सकते थे। जीप की तरफ वापस जाने में दूसरा बड़ा फायदा ये था कि हम रास्ता भटकने के खतरे से महफूज रह सकते थे और टायरों के निशानात के सहारे 2 टीलों वाले दर्रे से गुजर कर सड़क तक पहुंच सकते थे। हमारी खुशकिस्मती थी कि हमने वापसी के लिए सही समत का इंतखाब किया था, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद हम बरसाती नाले पर पहुंच गए। उस बार हम उसमें उतरने के बजाय किनारे किनारे दौड़ते रहे। आखिरकार हम हाँपते कांपते जीप तक पहुंच गए। उसकी इग्निशन की जरूर गायब थी, लेकिन दरवाजे गैर मुकफ्फिल थे। मैंने बानट उठाकर देखभाल शुरू कर दी। वीरा स्टीयरिंग कॉलम के नीचे स्विच से मुंसलिक तारों का जायजा लेने में मसरूफ होगी। अंधेरे की वजह से वीरा को खासी दिक्कत हो रही थी। अचानक ही मुझे अपना सिगरेट लाइटर याद आया और वीरा को अपना काम करने की रोशनी मुयस्सर आ गई। जीप की केबल लाइट का राब्ता भी काल्बन इग्निशन स्विच से ही था कि वो रोशन नहीं हो सकी। फिर जब वीरा ने कई मिनट के बाद 2 तार जोड़े तो डैशबोर्ड पर इग्निशन की रोशनियां चल उठी। उसी के साथ केबल लाइट भी ऑन होगी। वीरा अपनी उस कारकर्दगी पर खुशी से उछल पड़ी। मेरी दूसरी कोशिश में स्टीयरिंग का कुफल टूट गया। सेल्फ और बैटरी के तार को स्क्रू ड्राइवर की मदद से आर्जी तौर पर शार्ट करके इंजन स्टार्ट करना कोई बड़ा मसला नहीं था। किसी वजह से उसमें दुश्वारी होती तो थोड़ी सी मेहनत के बाद कच्ची जमीन पर जीप को धक्का देकर स्टार्ट किया जा सकता था। जीप का इंजन बेदार होने के साथ ही फिजा में राइफल का एक पुरहोल फायर गूंज उठा। शायद अल्बर्टो के साथ ही हमारे सरों पर पहुंचने वाले थे। मैंने फुर्ती के साथ ड्राइविंग सीट संभाली। वीरा मेरे बराबर में बैठ गई और मैंने जीप को तेजी से वापस घुमा दिया। दूसरा फायर हुआ तो शोले की वजह से हम आने वालों की समत का भी अंदाजा कर चुके थे। उस तरफ से सुरमई आसमान के पस मंजर में 3 तारीख केबले बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले आ रहे थे। क्यों ना इन्हें रोन डालने की एक कोशिश कर ही डाली जाए। मैंने तल्खी के साथ कहा। जीप हाथ लगने के बाद हमें इन पर बर्तरी हासिल हो चुकी है। सीधे निकल चलो। वीरा सख्त लहजा बोली। इनके पास राइफलें हैं, कोई गोली रेडिएटर या इंजन के किसी हिसास हिस्से में पड़ गई तो हम फिर यतीम होकर रह जाएंगे। मैं भाग भाग कर निढाल हो चुकी हूँ, मुझसे 1 मिनट भी नहीं दौड़ा जाएगा। चलो, मैंने बेपरवाही से कहा। सवारी मिल जाने के बाद तुम्हारी नजाकतें भी सर उभार रही हैं। आने वाले मायूस और झलाट के आलम में अपना असलेहा बर्बाद किए जा रहे थे, लेकिन हमें उनसे कोई खतरा बाकी नहीं रहा था। मेरा ख्याल था कि इस इमारत में अल्बर्टो के अलावा बस वही 3 नफूस मौजूद थे
जो अपनी नाकामी के बाद हथियार उठाकर इधर दौड़ते चले आए थे। इन लोगों की तरबियत याफ्ता बंदरों का मामला गैर यकीनी था। उनमें से एक मेरे हाथों मारा गया था, दूसरे से 2 टीलों वाली गुजरगाह पर मुलाकात होने का इम्कान था। बंदर कितना भी तरबियत याफ्ता हुआ हैवान ही होता है। वीरा ने पुरतशवीश अंदाज में कहा, मुझे यकीन है कि इस मकाम की निगरानी के लिए बंदर के साथ कोई ना कोई आदमी भी मौजूद होगा। आदमी होता तो जरूर नीचे आता। अभी चंद मिनट में पूरी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सूरत हाल वाज़ेह होने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पास जो कोई भी है बुलंद टीले पर बैठा हुआ है। इन लोगों की तादाद जरूर कम है, लेकिन ये बहुत मुनज़्ज़म है। इस रास्ते की निगरानी करने वाले के पास राइफल से कम कोई हथियार नहीं होगा। वो ऊपर ही से हमें निशाना बना लेगा। अल्बर्टो वाले हेडलैम्प्स के सिग्नल को आजमाएंगे। मैंने लम्हा भर के सकूत के बाद कहा, इसके बाद जो होगा वो देख लिया जाएगा। दुश्मनों के नरगे में हमें हर बात अपनी सहूलत के मुताबिक नहीं मिल सकती। हमें मरने या मारने के जज्बे के साथ इससे आखिरी रुकावट को अबूर करना होगा। हम रास्ता काट कर इन टीलों से बच भी सकते हैं। हम रास्ता भटक भी गए तो थोड़ी देर में तलाश कर लेंगे। जीप हाथ आ जाने के बाद हम बहुत बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। वीरा की वो तजवीज़ माकूल और काबिले अमल थी। तारीकी का था शहर गैर महसूस तरीके पर टूटना शुरू हो गया था। अंधेरे में इतनी कमी जरूर आ गई थी कि रोशनी के बगैर भी कुछ फासले तक बिनाई काम करने लगी थी। हम अल्बर्टो के पागल कुत्तों को बहुत दूर छोड़ाए थे, लेकिन मेरा ज़हन बार बार उन्हीं लोगों की तरफ भटक रहा था। स्पेशल टास्क फोर्स की बात और थी। इस मुहिब वतन फोर्स का पूरा मातहत अमला अपने अफसरों के अहकामात पर अमल करने का पाबंद था। वो लोग पेशा वाराना तौर पर तस्वीर की इस रुख पर ध्यान देते थे जो उनका अफसर उजागर करता था। अल्बर्टो वहां जफर के रूप में विराजमान था। उसने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में STF के हमले को इस कदर बेरहमी से हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया कि उनमें से मुतअद्दिद अफराद हमारे हाथों बुरी तरह जख्मी हुए और कम अज कम एक आदमी वीरा के हाथों मारा भी गया। लेकिन उस पूरे अमल में उन लोगों की बदनीति का कोई दखल नहीं था। वो पूरे खुलूस के साथ ये समझते रहे कि वो अपने अफसर मजाज की हदायत पर मुल्क दुश्मन अनासर की सरकोबी का मुकद्दस फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। इसलिए उनमें से किसी पर किसी भी किस्म की इल्जाम तराशी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अल्बर्टो के खुफिया कैंप में मकामियों की मौजूदगी हैरान कुन थी। अल्बर्टो ने अपने आदमियों की तादाद की परवाह किए बगैर पाकिस्तान के अजीम तरीन कौमी मफादात के खिलाफ जहर उगला था, जिसका मकसद था कि उसके मजमूम मकासद अपने आदमियों से पोशीदा नहीं थे। वो कैसे बेज़मीर और मफाद परस्त लोग थे जो महज चंद टकों की खातिर उसके दस्ते बाजू बने हुए थे।